हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। तो आज से हम स्टैटिक बैंकिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर। स्टैटिक बैंकिंग में सबसे पहला टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा पूरा एक नेटवर्क है जिसमें सारे प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जितनी प्रकार की सुविधाएं सर्विसेज दी जाती है उन सबको किस तरह से फ्लो ऑफ फंड्स करना, ट्रांजैक्शंस कैसे होने हैं इकोनॉमी के अंदर, इन सबको जोड़ते हुए जो सिस्टम बना उसको समझ लीजिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दिस सिस्टम केटर्स टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट। ये आप सब लोगों को पता है कि ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है बेसिकली ये इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर बिजनेस पर्पसेस से गवर्नमेंट के लिए कुल मिला के अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है और जो स्टेबिलिटी है वो उसको बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। इट encompasses both organized and unorganized sectors, ensuring financial inclusion and access to formal financial services for all segment of society। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हर प्रकार के सेक्टर के लिए, हर वर्ग के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए उपलब्ध है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे किसी प्रकार, जैसे अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना आप सब लोगों को पता है। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में देखिए इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला क्या है? इंस्टीट्यूशंस, फिर मार्केट्स, फिर इंस्ट्रूमेंट्स और फिर सर्विसेज। अब एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले क्या है? इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशन कितने अलग अलग तरह के हो गए? एक तो कमर्शियल बैंक हो गए। कमर्शियल बैंक में क्या क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स। फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। उसमें क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव। डेवलपमेंट बैंक यानी क्या होते हैं? नाबार्ड बैंक, एक्जिम बैंक। एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फिर एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। ये सब एक तरह से इंस्टीट्यूशंस हो गए इसके। फिर आते हैं मार्केट्स पे। कितने तरह की मार्केट होती है? बेसिकली आपको पता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सबने सुन रखा है, ठीक है। तो इसमें मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया। ये मार्केट्स के टाइप हो गए। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पर, यानी क्या क्या इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इक्विटी शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसी, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। सर्विसेज में क्या क्या है? डिपॉजिट से संबंधित सर्विसेज हैं, जैसे सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब इसकी सर्विसेज होंगी। क्या क्या सर्विसेज देते हैं तो अब डिटेल में पढ़ते हैं। पहले बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या है? कमर्शियल बैंक्स। दीज बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई एंड गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी बीआर एक्ट 1949 के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं क्या? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स आर द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड आर क्रूशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? पूरा जो अर्थव्यवस्था है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसका बेसिक बैकबोन है एक तरीके से, ठीक है, और उसको फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। इनका मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट यानी लाभ कमाना। ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जैसे कि चाहे इंडिविजुअल्स को चाहे बिजनेस को, सबको देते हैं। देखिए, अभी जो हम लोग डिस्कस करें ये बहुत बेसिक रोल है इन सबका, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, लेकिन ये सब आप लोगों को पता है, क्योंकि अगर आप स्केल 2 स्केल 3 की प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें पता है, लेकिन बस रिवीजन के लिए और हमेशा के लिए स्टैटिक आपके दिमाग में बैठ जाए उस पर्पज से इस वीडियोस को प्रिपेयर कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स प्ले अ पिवटल रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स फ्रॉम द पब्लिक एंड चैनलिंग दोज फंड्स टू बोरोवर्स व्हिच कैन बी इंडिविजुअल बिजनेस और द गवर्नमेंट। देखिए, बेसिकली आप सबको पता है कि बैंक का मेन काम क्या है? जो आम आदमी है, जो नॉर्मल डिपॉजिट है उसको डिपॉजिट करना अपने पास और उस डिपॉजिट को बढ़ा करके लोन या एडवांसेस के रूप में पब्लिक को वापस देना। तो कुल मिला के क्या हुआ? ये ए के पैसे को बी तक पहुंचाने के लिए एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। तो मेन काम तो इनका यही है, तो वही रोल बताया गया है कमर्शियल बैंक्स का। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस क्या क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेशन यानी पहला है लाभ कमाना। कमर्शियल बैंक्स प्राइमरली ऑपरेट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स फॉर देयर स्टेक होल्डर्स। Unlike other types of bank, their primary focus is on generating revenue through various banking services। ठीक है, तो इनका मेन काम है प्रॉफिट कमाना सर्विसेज के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स के लिए। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। वन ऑफ द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ द कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड अदर एंटिटीज। दे ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स सच एज सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट टू सूट द वेरिंग नीड्स ऑफ कस्टमर्स। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जितने तरह के डिपॉजिट है वो सबके सब कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है। तीसरा काम इनका क्या है? ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस यानी कि लोन्स को बांटना। जो जितने भी विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स हैं उन सब में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री सर्विसेज हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, उन सबकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स को, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सबको पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक्स लोन भी देते हैं। फिर आता है ट्रेड फाइनेंस। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? वो कैसे प्रोवाइड करते हैं? एलसी और बीजी यानी बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू बायर्स और सेलर्स के बीच एक जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें ट्रस्ट डेवलप करने के लिए ट्रेड फाइनेंसेस में भी कमर्शियल बैंक्स अपना रोल प्ले करते हैं।
पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज। आपको पता भी होगा जो ये अभी हमने एलसी और बीजी पढ़ा है, ये कहीं से भी ये फाइनेंशियल नहीं होता, एक तरह से नॉन फाइनेंशियल है और इससे पैसा इनको कमा लेते हैं। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को ऑब्लिगेट नहीं कर पाते हैं बायर या सेलर, तो इनके ऊपर फिर पैसे की चीज़ आ जाती है। अदरवाइज बेसिकली ये एक तरह से नॉन फंड इनकम जनरेटिंग तरीके हैं आपके, ये मतलब विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ फंड। पेमेंट सेटलमेंट सर्विसेज में काम करते हैं। कमर्शियल बैंक्स ऑफर वेरियस पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज टू देयर कंज्यूमर्स। दे प्रोवाइड चेक क्लियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम फॉर सिक्योर एंड एफिशिएंट फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो नेफ्ट, आरटीजीएस, चेक, ये सब क्लियर करना, इन सबको पेमेंट एंड सेटलमेंट जो एक्ट है 2007 उसके अंतर्गत आता है ये सब। तो वो सब काम भी कौन करता है? कमर्शियल बैंक करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का काम करता है कमर्शियल बैंक। क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन है उसमें रोल प्ले करते हैं, करेंसी एक्सचेंज में, रेमिटेंस में, फॉरेन करेंसी जो अकाउंट्स है उनको फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए। इसके बाद ये करते हैं ट्रेजरी ऑपरेशंस, यानी खजांची का काम। कमर्शियल बैंक्स मैनेज देयर ट्रेजरी ऑपरेशंस बाय इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। द ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैंडल्स द बैंक्स इन्वेस्टमेंट एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर कमर्शियल बैंक का जो भी पैसा है वो लोग अपना गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, और बैंक को उससे उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करते हैं। Electronic banking. With advancements in technology, commercial banks have embraced electronic banking channels. They offer internet banking, mobile banking, ये सब आप लोगों को पता है कि ATM सर्विसेज हो गया, यूपीआई हो गया, ये सब कमर्शियल बैंक के सारे काम करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब इसकी बात करते हैं कैटेगराइजेशन, किसको किस किस भागों में बांट सकते हैं कमर्शियल बैंक्स को। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। आप सबको पता है, आप सभी लोग ऑलरेडी बैंक में ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसका मेन काम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना और वेरियस सेक्टर जो इकोनॉमी के हैं उनको हेल्प करना। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक आदि इत्यादि। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होगा? फिर ये भी कमर्शियल बैंक का एग्जांपल है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स। दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक्स दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड एंड एफिशिएंट बैंकिंग। देखिए ये भी प्रॉफिट ओरिएंटेड है और आपकी जो पब्लिक सेक्टर है वही प्रॉफिट ओरिएंटेड है। फर्क सिर्फ क्या है कि पब्लिक सेक्टर में जो शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर में जो शेयर होल्डर है वो प्राइवेट स्टेक्स है उनके, ठीक है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज हैं। सम वेल नोन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन कौन से हैं? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब बैंक हो गया। अब आते हैं फॉरेन बैंक्स पर। फॉरेन बैंक्स आर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री। दे आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द होस्ट कंट्री एंड ऑल्सो गवर्न्ड बाय द आरबीआई गाइडलाइन। देखिए फॉरेन बैंक्स क्या हो गए? जिनके हेड ऑफिसेज जो है वो इंडिया के बाहर है और बेसिकली उन पर क्या हो रहा है? उन पर डबल गाइडलाइन लगे। जिस कंट्री जो होस्ट कंट्री है उनका फ्रेमवर्क तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको आरबीआई भी रेगुलेट कर रहा है। These bank brings in global banking practices and expertise to the Indian financial system। तो देखिए इनका मेन काम क्या है? एक तो गवर्नमेंट को, देखिए इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, पहली चीज ये है। दूसरा क्या है? ग्लोबल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की बैंकिंग प्रैक्टिसेस हो रही है, क्या क्या चीजें नई आ रही हैं, जो पुरानी चीजें उनको कैसे ये लोग ज्यादा से ज्यादा उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस इंडिया में अपने आप आ जाती है। क्यों? फॉरेन बैंक्स के थ्रू। और प्लस सबसे बड़ी चीज है, इससे क्या है ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक भी मेहनत करते हैं जब उनके सामने कॉम्पिटिशन टफ होता है। तो रेगुलेशन एंड सुपरविजन की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड सुपरविजन बाय आरबीआई। देखिए ये समझ लीजिए कोई भी बैंक हो अल्टीमेटली उसका बाप कौन है? आरबीआई। तो हर हाल में कमर्शियल बैंक्स को मेन कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है। The RBI is the central banking institution and the apex monetary authority responsible for formulating and implementing monetary policy and overseeing the banking system stability। कुल मिलाकर जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक स्थायित्व तो बना रहे, मॉनेटरी पॉलिसी को उसमें इंप्लीमेंट कैसे करना है, किस तरह से सेंट्रल बैंकिंग जो है उसको कैसे एक अच्छे तरह से रन करना है कि पब्लिक का लॉस ना हो, वो सारा काम किसका? आरबीआई का है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक पे इसीलिए अपनी नकेल कसे रहती है। द आरबीआई इशूज गाइडलाइंस, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस दैट कमर्शियल बैंक्स मस्ट एडहेयर टू फॉर देयर स्मूथ फंक्शनिंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो आरबीआई जितनी भी तरह की गाइडलाइंस हो गया, प्रूडेंशियल यानी कि वो समय से पहले ही उनको जगा देती है कि भाई आपका ये बिगड़ने वाला है, तो उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल एक तरीके से। और रेगुलेशंस देना जो कमर्शियल बैंक्स पर जो भी एप्लीकेबल है उन सबके लिए, जिससे उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक काम हो गया। कमर्शियल बैंक्स स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में आप सबको पता है क्या बोलते हैं? वित्तीय समावेशन। इसका मतलब ये हुआ कि समाज के हर वर्ग के लिए उसको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? वित्तीय समावेशन। फिर चाहे वो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के द्वारा हो, चाहे वो नए जनधन खातों के द्वारा हो या किसी माध्यम से हो, लेकिन उसको बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना पहली कड़ी होती है।
तो दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड बैंकिंग सर्विस टू अंडर सर्व्ड एरियाज एंड वीकर सेक्शन ऑफ, मैंने भी कहा हर वर्ग के लिए। देखिए जो अमीर आदमी है, जो सभ्य, जो मतलब क्या बोलेंगे आपको, जो सुलभ है वो तो सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन जो वंचित वर्ग है उसको नहीं प्राप्त होती है सुविधाएं। तो बेसिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनको बैंकिंग सेक्टर की मेन धारा में लेकर के आते हैं। इनिशिएटिव लाइक जनधन योजना हो गया, और ये जो आपकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजना यानी जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब मिलाकर के फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट हो गया। Intermediaries of monetary policy. Commercial banks act as intermediaries of monetary policy. The RBI uses tools like cash reserve ratio, statutory liquidity ratio and repo and reverse. ये सब आप लोग को पता है। SLR, CRR, रेपो, रिवर्स, ये सब आप लोग को पता है। ये सब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स है जिसके द्वारा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है, लेकिन हम लोग जब आगे मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको और डिस्कस करेंगे। कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पॉलिसी मेजर, देयरबाय इंपैक्टिंग क्रेडिट एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में कितनी लिक्विडिटी रखनी है, कितना पैसा छोड़ना है, कितना खींचना है, वो सब इन रेपो, रिवर्स रेपो, SLR, CRR के माध्यम से गवर्नमेंट यानी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू तय करती है। In conclusion, commercial banks form the backbone of the financial system and are instrumental in mobilizing saving, providing credit and facilitating economic growth. तो in short क्या कह सकते हैं? कमर्शियल बैंक्स बैकबोन है, मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, किस लिए? सेविंग, क्रेडिट यानी लोन, एडवांसेस, इन सब के लिए, कुल मिला के अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए। दे सर्व एज क्रूशियल इंटरमीडिएरीज connecting savers and borrowers and contributing significantly to the overall development of stability of the economy। ठीक है, तो ये सेवर और बोरोवर यानी जमा करता है और जो उधार करता है, उन दोनों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जिससे कि जनरेट होता है प्रॉफिट और अर्थव्यवस्था में एक संतुलन बना रहता है। अब अगला पार्ट क्या है आपका? स्मॉल फाइनेंस बैंक। Small finance banks are a specialized category of banks in India that were introduced by Reserve Bank of India in year 2015 to cater to the financial needs of underbanked and unbanked section of the population। सन 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट आया और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू अंडर सर्व्ड यानी जहां पे कम बैंकिंग सर्विसेज हैं या जो अभी जिनमें बैंकिंग सर्विस नहीं पहुंच पाई, उस पार्ट को कवर करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू किए गए। ये भी लेकिन आरबीआई से गवर्नड है, आरबीआई द्वारा लाइसेंस्ड है। दीज बैंक्स प्राइमरली फोकस ऑन सर्विंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरली इसका मेजरली क्या काम किया? फार्मर्स के लिए, एमएसएमई के लिए और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लोन देने के लिए और उनका डिपॉजिट रखने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम है। द की फीचर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर एज फॉलोज। क्या क्या इनके मेन जो रोल है वो क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव। The primary objective of small finance bank is to provide financial inclusion and promote financial services among the economically weaker section of the society। पहले ही बताया, जो अंडर बैंक्ड या अनबैंक्ड या अनसर्व्ड, अंडर सर्व्ड एरिया है उसके लिए है, तो जो फाइनेंशियली वीकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, उसके लिए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बने हैं। एसएफबीज प्राइमरली टारगेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज हु हैव लिमिटेड और नो एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज। तो जिनके पास एक फॉर्मल बैंकिंग से जो लोग नहीं जुड़े थे, जो सेमी अर्बन या रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र से थे, उनको इससे जोड़ा जा रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग बेसिक सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, लोन, रेमिटेंस एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। देखिए कुल मिलाकर के स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास सारी वो सुविधाएं हैं जो जनरली मोस्टली सारी सुविधाएं हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास हैं, लेकिन बस फर्क क्या है? ये अंडर सर्व्ड और अनबैंक्ड एरिया में काम कर रहे हैं, तो इनके पास वो थोड़ा छोटे लेवल पर, जैसे इनकी लिमिट होती है डिपॉजिट की, एफडी की, आरडी की, सबकी लिमिट होती है, लेकिन काम इनके पास सारे हैं। प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल। सिमिलर टू अदर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल पीएसएल टारगेट्स एलोकेटिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल एडवांस टू सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड वीकर सेक्शन। तो इनका कितना आपको पता है? पिछला टारगेट कितना होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का होता है 75%। तो ये इनको टारगेट दिया गया होता है जिससे कि ये अंडर सर्व्ड अनबैंक्ड एरिया में लोन बांट सकें। Capital requirement to establish an SFB, the minimum paid capital required is higher compared to regular commercial। तो रेगुलर कमर्शियल बैंक से ज्यादा होती है। The initial capital required is set by RBI। सबसे पहले आरबीआई द्वारा सेट की इनिशियल 100 करोड़ थी वैसे इसकी। टेक्नोलॉजी adoption SFBs are encouraged to leverage technology for expanding their reach and offering convenient and accessible banking service। तो इनको समय समय पे अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ता है जिससे कि सबको अपनी सर्विसेज दे पाए। अब आते हैं पेमेंट बैंक्स पर। पेमेंट्स बैंक्स आर अ न्यू कैटेगरी ऑफ बैंक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 2015। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 2015 में इंट्रोड्यूस हुए थे, ये भी 2015 है, 2015 में इंट्रोड्यूस हुए थे। द ऑब्जेक्टिव और ऑफ फर्दर फाइनेंस, इनके वैसे आपको पता है किस कमेटी ने रेकमेंड किया था? स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो थे, नचिकेत मौर्य कमेटी का सजेशन था।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दरिंग, नोट कर ले नचिकेत मोरे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट यू कैन कीप नोटिंग डाउन द डिटेल्स। आप चाहे तो इसका बाद में टेलीग्राम है उसके थ्रू इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, जो आप देख रहे हैं इस समय ये वीडियो उसका। पेमेंट बैंक्स आर न्यू कैटेगरी ऑफ बैंक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई इन 2015 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दरिंग financial inclusion by providing small saving accounts, payment remittance services and other banking facilities to underserved element। ठीक है, तो इनका काम भी वही है जो उनका था, और कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन बस हाँ, अभी एक बहुत मेन फर्क है, वो है लोन्स का संबंध। ठीक है, अनलाइक फुल फ्लेज बैंक, पेमेंट बैंक आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड क्रेडिट। देखिए आ गया, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं दे सकते हैं, कुल मिलाकर ये लोन नहीं दे सकते हैं और बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो लोन नहीं दे रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड्स मतलब वो भी एक तरह से क्रेडिट कार्ड भी तरह एडवांस ही होता है, तो वो नहीं कर सकते हैं, बाकी ये सब कुछ कर सकते हैं। The key feature of payment banks are objective क्या है? Primary objective of payment bank is to promote financial inclusion by offering wide range of services to unbanked and जो small finance bank का objective था वही इनका भी objective है। Payment banks can accept deposit up to a certain limit per hour, वैसे 1 लाख रुपए था इसकी लिमिट पहले। Facilitate money transfer, issue debit card and provide basic financial products like insurance, तो insurance, pension, debit card, basic financial services, money transfer सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन loan advances नहीं दे सकते हैं। Deposit limit, payment banks can accept deposit from individual but the maximum payment balance in payment bank cannot exceed specified limit as defined by RBI। ये as defined by RBI इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैं स्टैटिक बैंकिंग का जो ये आपका पूरा हैंडआउट है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन ये आप कोई भी एग्जाम आपका कभी भी पढ़ेगा ना, तो आप इस स्टैटिक बैंकिंग हैंडआउट को पढ़ सकते हैं, तो आपका स्टैटिक पूरा एक लिमिटेड टाइम में रिवाइज हो जाएगा। Restrictions on lending, as per RBI guidelines, payment banks are not allowed to extend credit facilities। ठीक है, पहले ही बता दिया, क्रेडिट फैसिलिटीज यानी लोन, एडवांसेस, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब लोग ये नहीं दे सकते हैं पेमेंट बैंक्स। टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्या है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को टेक्नोलॉजी अपनी कॉस्ट इफेक्टिव रखनी है, वैसे इनको भी टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी लानी है। अब आते हैं अकाउंट एग्रीगेटर के ऊपर। एन अकाउंट एग्रीगेटर इज अ न्यू क्लास ऑफ फाइनेंशियल एंटिटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू एनेबल कस्टमर्स टू व्यू एंड मैनेज देयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मल्टीपल अकाउंट्स हेल्ड विद डिफरेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन वन प्लेस। तो एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, अकाउंट एग्रीगेटर नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा जो एग्रीगेट है सबको एक जगह इकट्ठा कर दे। तो अकाउंट एग्रीगेटेड एक नए तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज है, एक फाइनेंशियल एंटिटी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी हर प्रकार की फाइनेंशियल जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी अकाउंट्स उसके अलग अलग बैंक्स में हो, उन सबको एक ही जगह एक ही ऐप पर, ज्यादातर ऐप्स होते हैं इसके, जिसपे वो अपना एक्सेस कर सकता है या देख सकता है। जैसे आप देखिए, आप गूगल पे में चाहे तो अपने किसी बैंक अकाउंट का देख सकते हैं बैलेंस, तो वो कैसे होता है, वो अकाउंट एग्रीगेटेड के थ्रू हो रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन कस्टमर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल डेटा। तो इस तरह क्या हुआ, उनको अपने टोटल, जैसे क्रेडिट वगैरह पे आपको देखिए सारे क्रेडिट कार्ड दिख जाते हैं, तो कुल मिलाकर आपको इसमें पूरा डेटा, अपना फाइनेंशियल डेटा एक ही जगह पे दिख रहा है। ये क्या है, अकाउंट एग्रीगेटर। इसके क्या क्या की फीचर्स हैं? Account aggregator facilitates the collection and consolidation of financial data from various accounts, allowing customers to access and manage their फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। शुरू में ही बताया, जैसे गूगल पे है, वो अपना सारे आप इन्फॉर्मेशन, या कोई भी अगर फोन पे हो कुछ भी, तो आप सारे अकाउंट्स उसमें एक्सेस कर रहे हो, सब में देख रहे हो। हालांकि आपको सब में ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट करना पड़ता है बैलेंस देखने से पहले, लेकिन ये काम क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, आपके फाइनेंशियल डेटा को कंसोलिडेट एक जगह कर देता है। कस्टमर कंसेंट, ये वही वाली बात है ओटीपी के थ्रू, कि बिना कस्टमर कंसेंट के एक्सप्लिसिटली जब तक वो नहीं देगा, तब तक अकाउंट एग्रीगेटर आपको आपकी स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकता। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अकाउंट एग्रीगेटर्स आर, देखिए अकाउंट एग्रीगेटर संबंधित एक नई चीज भी है जिसे बोलते हैं टोकनाइजेशन। ये हम लोग आगे की वीडियोस में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। टोकनाइजेशन के थ्रू क्या है, प्राइवेसी जो कंसर्न्स हैं उनको डील किया गया है। क्या होता है टोकनाइजेशन, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज आगे की वीडियोस में आई डिस्कस विद यू। Account aggregators are regulated entities that must adhere to strict data security and privacy standards to protect customer। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। No direct access to funds, account aggregators do not have direct access to the customer's funds, the authority to conduct financial transaction, they solely provide a consolidated view। ठीक है, तो अकाउंट एग्रीगेटर का मेन काम क्या है, ये सिर्फ आपको आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा दिखा देंगे, लेकिन इनके पास ये परमिशन नहीं है कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर सके, एक्सप्लिसिटली आपसे परमिशन लेने के बाद ही ये कुछ कर सकते हैं। अब आते हैं आरआरबी पर, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी स्किल 2 स्किल 3, इसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी काफी कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट, शेयर इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन टेलीग्राम, और यू कैन व्हाट्सएप। ओके,
RRBs are a type of cooperative banks established to promote financial inclusion and provide banking services। तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए 1975 में RRB शुरू किया गया था, ये आप लोगों को पता है। जिससे कि जैसे आज की डेट में अभी भी हम लोग जो सेमी अर्बन रूरल एरिया में स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के थ्रू जो कर रहे हैं, इधर देखा है तो RRB उस समय इसीलिए शुरू हुआ था। लेकिन हाँ, ये लोन भी देते थे, ये बहुत बड़ा फर्क था। RRBs वर सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी ने 1975 में अपने रिकमेंडेशन दिए थे, तब ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए RRB या रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शुरू किए गए थे। द की फीचर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स आर एज फॉलोज। स्पॉन्सरशिप, RRBs आर स्पॉन्सर्ड बाय पब्लिक सेक्टर, मतलब हर एक RRB किसी न किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा स्पॉन्सर होता है। विद द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग एज स्टेक होल्डर। कुल मिलाकर किसी भी RRB के 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। RRBs प्राइमरी ऑपरेट इन रूरल सेमी अर्बन, ये आप लोगों को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेसिकली किए गए हैं, और इनका मेन काम क्या है? ग्रामीण जो जनसंख्या उसको केटर करना। ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है? ओनरशिप क्या है? RRB जो शेयर करती है किसके साथ? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक के साथ, 3 लोगों के बीच उनका शेयर होल्डिंग बटा रहता है। प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो, RRBs ऑफर अ रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, मतलब RRB वो सारे काम करती है जो कमर्शियल बैंक करता है आज की डेट में, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, लाइक अदर बैंक्स RRBs आर मैंडेटेड टू फुलफिल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। इनका देखिए RRB का भी टारगेट जैसे उनका था स्मॉल फाइनेंस बैंक का 75%, वैसे इसका भी 75% टारगेट होता है। एक्सटेंडिंग आ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ देयर टोटल एडवांस टू प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में पता है कितने प्रकार के होते हैं? 8 सेक्टर्स होते हैं उसमें, एग्रीकल्चर, MSME, आपका रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे होते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, RRBs प्ले अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंस। तो जो वित्तीय समावेशन है उसमें RRB बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इन कंक्लूजन, द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, एमरजेंस ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर एंड द रोल ऑफ RRB फर्दर स्ट्रेंथन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो कुल मिलाकर के स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, अकाउंट एग्रीगेटर, RRB, ये सब कुल मिलाकर इंडियन फाइनेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, स्ट्रेंथन करता है। दिस इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल बैंकिंग एंटिटीज कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो कुल मिलाकर ये इकोनॉमी की ग्रोथ और विकास के लिए कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं फॉरेन बैंक से। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया का क्या मतलब होता है? ऐसे बैंक्स जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए, यानी इनका हेड ऑफिस इंडिया के बाहर है, वो हो गए फॉरेन बैंक। दीज बैंक्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डाइवर्स बैंकिंग सर्विस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉरेन बैंक्स बेसिकली क्या करते हैं? तो लेवल फील्ड, एक तो फील्ड देते हैं खेलने के लिए अच्छा कॉम्पिटिशन देते हैं, एंड साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ग्लोबल प्रैक्टिसेस है ना, उनको भी इंडिया में लेकर के आते हैं, ठीक है। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया रेगुलेटेड बाय RBI इनको करता है, और दूसरा कौन है? BR एक्ट, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन 1940, और फेमा एक्ट कब का? 1999 का, ठीक है। तो कुल मिला के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, BR एक्ट 1949 हो गया, फेमा एक्ट होगा, ये सब फॉरेन बैंक्स को गवर्न कर रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर द की डिटेल्स, क्या क्या है फॉरेन बैंक्स के। प्रेजेंस ऑफ ऑपरेशन, फॉरेन बैंक्स इन इंडिया ऑपरेट थ्रू ब्रांचेस, सब्सिडरीज और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो 3 तरह से इंडिया में काम कर सकते हैं। कैसे? ब्रांचेस यानी शाखाओं के थ्रू, सब्सिडरीज के थ्रू और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के थ्रू। सम फॉरेन बैंक्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ सब्सटैंशियल फिजिकल प्रेजेंस विद मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस डिफरेंट सिटीज, while others operate with a limited presence, often having one or a few branches in major metropolitan areas, ठीक है। तो कुछ फॉरेन ब्रांचेस हैं, जो कुछ फॉरेन बैंक्स इन्होंने अच्छे से पैर पसार लिए हैं पूरे इंडिया में। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया आर सब्जेक्ट टू सम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, जो डोमेस्टिक बैंक्स के लिए होते हैं वही उनके लिए गाइडलाइंस हैं। RBI ओवरसीज देयर फंक्शनिंग एंड इंश्योर कंप्लायंस। RBI इनको ओवरऑल गवर्न करता है, उनकी जो कंप्लायंस उसको देखता है, जो रिक्वायरमेंट्स उनको समझता है। फॉरेन बैंक्स नीड टू ऑब्टेन अ बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द RBI। तो कोई का भी बैंक हो, उसको अल्टीमेटली इंडिया में काम करने के लिए RBI से लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। सर्विसेज क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? सारी प्रकार, जैसे जितनी भी डोमेस्टिक बैंक या कमर्शियल बैंक या पब्लिक बैंक जो आपकी सर्विसेज दे रहे हैं वो ये सारी दे रहे हैं। कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग देते हैं, तो जितने भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो, सबको ये केटर करते हैं। दे प्रोवाइड वेरियस बैंकिंग सर्विसेज सच एज सेविंग, करंट अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन्स, ट्रेड फाइनेंस सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सब। होलसेल बैंकिंग देते हैं। फॉरेन बैंक्स ऑफन फोकस ऑन होलसेल बैंकिंग केटरिंग टू लार्ज बिजनेसेस, मल्टीपल कॉर्पोरेशंस एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, भी आप लोग को पता है। दे ऑफर कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सर्विस, ये मेन चीज़ है। देखिए फाइनेंशियल ये क्या होता है फॉरेन बैंक में, एक तो बाहर के बैंक्स होते हैं तो इनका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत क्विक होता है, तो इसलिए, और इनके में जो रेड टेपिज्म है वो भी नहीं होता है, जैसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत होता है, परमिशन लेनी है, इनका सब कुछ मेल से ही हो जाता है, यहाँ तो चिट्ठियाँ चलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर के जो फॉरेन बैंकिंग है वो कस्टमाइज सोल्यूशन देता है। जैसे आप अगर लोन लेने जाएंगे फॉरेन बैंक में, तो वो आपको आपके हिसाब से, आपका सिविल देखकर, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देख के, आपकी डिटेल्स देखकर बहुत जल्दी आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, या डिपॉजिट में भी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ऑल्दो आप पब्लिक सेक्टर बैंक से इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं पा सकते। ये जनरल बता रहा हूँ प्रैक्टिस।
Investment banking. Some foreign banks have a presence in investment banking and offer services related to capital market, mergers and acquisition, इक्विटी एंड डेप्ट अंडरराइटिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी. ये इनके खास काम है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग संबंधित, डेप्ट अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, मर्जर एक्विजिशन, इन सब में फॉरेन बैंक बहुत अच्छा काम करते हैं. जैसे नोस्ट्रो वोस्ट्रो सब होता है ना, एस्क्रो अकाउंट वगैरह, वो सब लोग मैनेज करते हैं. वेल्थ मैनेजमेंट का काम ये करते हैं फॉरेन बैंक. प्रोवाइड वेल्थ मैनेजमेंट किनको? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में. ट्रेजरी और फॉरेक्स का काम, यानी फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं फॉरेन बैंक्स. लेकिन तभी इसमें फेमा जो एक्ट की बात हमने कही थी वो इसीलिए किया था. ठीक है, ट्रेजरी और फॉरेन एक्सचेंज का काम कर रहे हैं. कैपिटल एडिकेसी. Foreign banks operating in India are required to meet the same capital adequacy as domestic bank. तो जो डोमेस्टिक बैंक की रिक्वायरमेंट है वही फॉरेन बैंक की रिक्वायरमेंट है. कैपिटल एडिकेसी रेशियो यानी CR इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन देयर रिस्क रेटेड एसेट. जो उनके रिस्क रेटेड एसेट होंगे उसके हिसाब से उनका कैपिटल एडिकेसी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है. RBI सेट्स स्पेसिफिक CAR रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ दीज बैंक्स एंड प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट. ठीक है, तो RBI क्या करता है? CAR की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स डाल करके जो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट है उसको सेव करता है. Contribution to the economy. Foreign banks contribute to the Indian economy by providing financial resources, expertise, and global best practice. They play a pivotal role in cross-border trade and investment, facilitate. तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहता है इनका इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में? फॉरेन बैंक्स के किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं? सारी के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया में ला करके. दे प्ले अ पिवटल रोल इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो क्रॉस बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी व्यापार होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उन सबको फैसिलिटेट करना. खासकर FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के थ्रू कैसे काम करना है वो सब भी फॉरेन बैंक उसमें बहुत हेल्प करता है. एडिशनली फॉरेन बैंक्स एनहांसेस कंपटीशन इन देश. शुरू में बताया कि जो बैंकिंग सेक्टर उसमें कंपटीशन एनहांस करता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया में इंपोर्ट करता है एक तरीके से. फॉरेन बैंक्स इन इंडिया हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन कंट्रीज फाइनेंशियल लैंडस्केप, एडिंग डाइवर्सिटी एंड डेप्थ इन द बैंकिंग सेक्टर. द प्रेजेंस फॉस्टर्स हेल्दी कंपटीशन, एनकरेज इनोवेशन एंड स्ट्रेंथेन्स द ओवरऑल रेजिलियंस ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. तो कुल मिला के जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कंपटीशन डालता है, इनोवेशन डालता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, रेजिलियंस करता है, और जो डाइवर्सिटी है ना पूरा सिस्टम में वो लेकर के आता है, जिससे कि डोमेस्टिक बैंक्स भी बेहतर काम करने की कोशिश करें. अब आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स पर. कोऑपरेटिव बैंक्स आर अ यूनिक कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस. देखिए कोऑपरेटिव की हिंदी क्या होती है? सहकारिता. तो मतलब इसका क्या हुआ कि कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली सहकारी सिस्टम पे कार्य करते हैं. ठीक है, आपसी समझदारी, आपसी समझौते, आपसी सहकारिता पे काम करते हैं. इसको बेसिकली सोसाइटीज चलाती थी. दे आर फाउंड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूजुअली फ्रॉम अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और रीजन हु केम टुगेदर टू एड्रेस देयर कॉमन फाइनेंशियल नीड्स. तो ये समझ लीजिए कि कई सारे लोग मिलकर के एक कम्युनिटी के हों या एक पर्टिकुलर रीजन के हों, मिलकर के एक बैंक शुरू करें और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के, तो वो एक तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाते हैं. कोऑपरेटिव बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज बाय प्रोवाइडिंग सिविल एंड अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज टू द लोकल पॉपुलेशन. तो जो लोकल पॉपुलेशन है उसको अफोर्डेबल यानी और रीजनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स कार्य करते हैं. इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय किससे? RBI और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. तो दो हो गए. जैसे हमने फेमा पढ़ लिया था फॉरेन एक्ट्स के लिए, फॉरेन बैंक्स के लिए, वैसे कोऑपरेटिव्स के लिए कौन सा अलग से? कोऑपरेटिव सोसाइटी. RBI तो सबके लिए है. There are two primary types of cooperative banks. कौन कौन से? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक यानी UCB और RCB. ये रॉयल चैलेंजर्स नहीं है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में समझ लीजिएगा इसको. ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है. Urban cooperative banks primarily operate in urban and semi-urban areas, including metropolitan cities and towns. They are typically set up by member of a specific community, profession or locally who share a common bond. ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव शहरी क्षेत्र बेसिकली काम कर रहे हैं, सेमी अर्बन में काम कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन में काम कर रहे हैं और कॉमन टाइप यानी कम्युनिटी के लोगों द्वारा सेटअप किए गए थे. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? पहले तो मेंबरशिप. UCBs आर फॉर्म्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड मतलब सहकारी संस्था के रूप में होते हैं. ठीक है, मेंबरशिप इज ओपन टू इंडिविजुअल हु फुलफिल सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है जो उसको फुलफिल करते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं. मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हु हैव वोटिंग राइट्स इन द बैंक्स अफेयर. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कुछ तरह से वही समझ लीजिए, बस छोटे लेवल पर है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज टू केटर टू द बैंकिंग एंड क्रेडिट नीड्स ऑफ देयर मेंबर्स, स्पेशली दोज फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स. दे एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट बैंकिंग सर्विसेज टू द लोकल कम्युनिटी. उनका मेन एम क्या रहता है? अपने मेंबर्स के लिए और मिडिल लो इनकम ग्रुप्स जो उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना. प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो क्या आता है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफर अ रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज सिमिलर टू कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी रेमिटेंस सर्विसेज, सेविंग, करंट, लोन, ये सब कुछ देते हैं. ठीक है,
और जो स्पेशलाइज नीड्स होती है उनको भी फुलफिल करते हैं। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स, यूसीबीज ऑपरेट एज ऑन द कोऑपरेटिव मॉडल वेयर मेंबर्स पूल देयर रिसोर्सेज एंड शेयर द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बैंक। तो जो मेंबर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज यानी अपने स्रोतों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और जो रिस्क या रिवॉर्ड, जो नुकसान हो वो और अगर मुनाफा हो तो ये सब लोग शेयर करते हैं। द फोकस इज ऑन कोऑपरेशन, सेल्फ हेल्प एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो कुल मिला के लोग कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं डिसीजन और सहकारिता के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। रेगुलेशन, यूसीबीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो जो जिस इस राज्य का जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होगा वो आरबीआई इसको मिलकर गवर्न करते हैं उसकी, जिससे कि ये स्टेबल बने रहें। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में रोल प्ले करते हैं, बहुत क्रूशियल रोल, जैसे आरआरबी प्ले करते हैं वैसे ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में रोल प्ले करते हैं, जिससे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी का उसको इसमें लिया जा सके। अब आते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स प्राइमरली ऑपरेट इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज एंड आर फॉर्म्ड टू एड्रेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड आर्टिसन एंड रूरल कम्युनिटीज। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वही काम जो यूसीबी कर रहे थे वही आरसीबी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं, वो अर्बन और सेमी अर्बन में कर रहे थे। दीज बैंक्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर फंड। जो भी आपका वीकर सेक्शन है ग्रामीण क्षेत्र का उसको ये फाइनेंशियल नीड्स उनकी फुलफिल करते हैं। द की फीचर कौन कौन से हो गए? पहला तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज इनको बोलते हैं, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक क्रेडिट बिगिंस विद द प्राइमरी क्रेडिट एक्ट। तो सबसे नीचे सबसे पहले पायदान पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? पीएसीएस यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज विच ऑपरेट एट द ग्रास रूट लेवल एंड कैटर टू द क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉलर मार्जिन। तो स्मॉलर मार्जिन फार्मर्स की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए होती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आरसीबी यानी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करते हैं? जो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी जो कृषि क्षेत्र है उसको फार्म इक्विपमेंट्स के लिए या खेती के लिए या फसल के लिए या अलाइड एक्टिविटीज यानी कि पशुपालन आदि के लिए क्या देते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। Farmer cooperatives. Many rural cooperative banks are formed as farmer cooperatives where farmers come together to pool their resources and access credit and other banking services collectively. बहुत सारे ऐसे रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं जो किसानों ने मिलकर शुरू किए हैं, ठीक है, जो किसान ने अपनी कोऑपरेटिव संस्था बनाई उसके हिसाब से बैंक शुरू किया। डिपॉजिट एंड सेविंग्स, आरसीबीज ऑल्सो मोबाइलाइज सेविंग फ्रॉम रूरल कम्युनिटीज एंड ऑफर सेविंग एंड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स टू एनकरेज थ्रिफ्ट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? सेविंग करना है तरह से, ठीक, कंजूसी वाला नहीं है थ्रिफ्ट, है दूसरा थ्रिफ्ट है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आरसीबीज like other banks are mandated to fulfill priority sector lending targets set up by the RBI. They allocate a specified percentage of their total advance to priority sectors, ठीक है। तो पीएसएल में इनका भी टारगेट होता है, वही 75% रहता है जैसे उनका होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन और इंक्लूजन के लिए काम करते हैं, यानी वित्तीय साक्षरता भी बढ़ाते हैं, वित्तीय समावेशन भी करते हैं। कौन? रूरल कोऑपरेटिव बैंक ग्रामीण क्षेत्र के लिए। रेगुलेट कौन कौन कर रहा है इनको? एक तो स्टेट की जिनकी रेस्पेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और आरबीआई इनको रेगुलेट करते हैं। बोथ अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आर एसेंशियल पिलर। जो इंडियन कोऑपरेटिव सिस्टम है उसमें आरसीबी और यूसीबी दोनों ही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। इनका क्या बेसिकली इनके सिद्धांत क्या होते हैं? सहकारिता के सिद्धांत यानी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को सोसाइटी को पूरा कर सकें। विद डेवलपमेंट बैंक इसी वीडियो में कर लेते हैं, आई थिंक अभी ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोग आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द वीडियो। और इसके अभी सेकंड पार्ट में हम लोग डेवलपमेंट बैंक से शुरू करेंगे। ये मेरे ख्याल से 4 या 5 पार्ट्स में ये खत्म हो जाएगा, तो आपको 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। 2x पर देखेंगे तो 1.25 घंटे में आपका स्टैटिक बैंकिंग खत्म। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।